students. Hope you all are good and studying well at your home. Again, this is Pooja Mishra over here. Students, as we were discussing the chapter environment and up to the natural environment, we have covered our topic. So let us make you quick revise the topics which we have already learned in our previous classes. So now see, we have discussed what is environment actually, how many types of environment, what are the basic components of environment, what is natural environment. Yes, so in previous video, in our previous class, what we have discussed, the three components of natural environment. The three components of natural environment. One is lithosphere, another is hydrosphere, and the last one is atmosphere. And the three components and the three spheres, one is lithosphere, hydrosphere and atmosphere, they comprises a life. They comprises a life. इनसे एक जिंदगी बनती है. लिथोस्फीयर होना चाहिए, हाइड्रोस्फीयर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर गैसेस नहीं होंगे, एयर नहीं होंगे तो नहीं हम जी सकते हैं. लिथोस्फीयर की लैंड्स के बिना हम नहीं जी सकते. हाइड्रोस्फीयर के वाटर डोमेन्स के बिना हम नहीं जी सकते. तो यू नो दैट कि अगर एक सर्वाइवल लाइफ चाहिए, if any of the living organism need to survive, need to live, then these all three spheres are needed. ये तीनों के तीनों नेसेसरी हैं और इन तीनों को ही कंप्राइज करके एक स्फेयर मिलता है. उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर. सो बायोस्फेयर इज द you can say biosphere is mix up of three spheres in which there is survival of life. वहां पे जिंदगी का सर्वाइवल है, वहां पर जिंदगी का सर्वाइवल है. सो नेचुरल एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके थे. नाउ इट कम्स टू द इकोसिस्टम. Ecosystem. What is ecosystem? If we look at the board and I will make you understand only this definition, then what it says to you. पहले एक बार definition समझते हैं इसमें क्या कहा गया, फिर to you know I will make you understand with my concept, with my stories, with my examples. So now, a system formed by the interaction with each other with physical and chemical factors of the environment in which they live, or linked by transfer of energy and material. मैं आपको ये भी समझाऊंगी और उसके बाद इसको समझने के बाद आप खुद से इतने अच्छी डेफिनेशन को खुद ही लिख सकते हैं इस वाले डेफिनेशन को. नाउ सी, nothing we have to ratify, as I have already mentioned, nothing we have to ratify. A system formed by the interaction with each other. देखिए, आपसे हम कहे थे what is environment? Environment is consist of everything that we see in our surroundings. हमारे सराउंडिंग्स में हम जो कुछ भी देखते हैं दैट इज अवर एनवायरनमेंट. मे बी पॉसिबल योर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, मे बी पॉसिबल योर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम माइन. आप जहाँ रहते हो वहाँ नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा हो, एग्रीकल्चरल फील्ड, खेत वो ज़्यादा हो, मे बी यू आर गेटिंग अ प्योर मिल्क फ्रॉम देयर, मे बी. सो योर एनवायरनमेंट एंड माई एनवायरनमेंट कैन बी डिफरेंट. These can be different. It solely depends what we are having in our सराउंडिंग्स. आपके सराउंडिंग्स में क्या है वो अलग हो सकता है, मेरे सराउंडिंग्स में क्या है वो अलग हो सकता है. सो आपके यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे यहाँ के एनवायरनमेंट से डिफरेंट भी हो सकता है. सो व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर, अ सिस्टम. देखिए, एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके, लेकिन एनवायरनमेंट में ही सिस्टम फॉर्म होता है. जो सराउंडिंग्स में जो भी हम कहें ना कि आपको अपने सराउंडिंग्स में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या बना रहा है? एनवायरनमेंट. तो उस एनवायरनमेंट में एक लाइफ है, एक लाइफ सस्टेन हो रही है. उस लाइफ सस्टेन होने का ही एक सिस्टम क्रिएट हुआ है. हर कोई हर किसी पे डिपेंडेंट है. तो वो जो सिस्टम क्रिएट होता है उस सिस्टम को ही कहा जाता है इकोसिस्टम. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. चलिए इसको इस तरह से समझते हैं. नाउ सी, एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर इट इज लिविंग, नॉन लिविंग, एनी ऑफ द मैटर विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. और साथ ही साथ चाहे वो फिजिकल कंपोनेंट्स हो, चाहे वो केमिकल कंपोनेंट्स हो,
वो सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन बनाएंगे। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड फिजिकल। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पानी की जरूरत होता है, पानी है फिजिकल, पानी है ना फिजिकल, उसकी जरूरत है। पानी केमिकल मटेरियल भी है, एयर इज अ केमिकल थिंग, एयर इज अ केमिकल थिंग, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपको जरूरत होती है ना। यू नीड फूड ऑल्सो, तुम्हें खाना भी चाहिए, तुम्हें खाना भी चाहिए, एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फिर आप समझिए कि रेस्पिरेशन कैसे पॉसिबल होगा, रेस्पिरेशन सस्टेन नहीं हो सकता। सो यू नीड केमिकल थिंग्स ऑल्सो, यू नीड फिजिकल थिंग्स ऑल्सो। तो साथ ही साथ वन मोर थिंग, गेहूं है, गेहूं आप खाएंगे, यू आर हैविंग ग्रेन, यू आर हैविंग राइस, यू आर हैविंग फूड, यू आर हैविंग फूड, दीज आर द फिजिकल थिंग्स। तो जो फूड का एनर्जी था वो एनर्जी आपके अंदर आया, you are able to work. Till you will not have your food, you cannot work because you will not have any energy. आप साइंस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, साइंस में इस चीज को रियलाइज करेंगे। इन दिस वर्ल्ड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हर काम में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। फूड में एनर्जी स्टोरेज बिकॉज इट इज हैविंग protein, carbohydrates, so many nutrients, minerals. Our food is having so many things. It is having carbohydrate, fat, protein and so many other minerals. So you can see unka energy while taking this food items, when we will consume this food item, हम इस food item को consume करेंगे तो उनका energy, हम गेहूँ, हम food खा लिए, हम rice खा लिए, तो उसका energy कहाँ जाएगा, हमारे body में। Now हमारी बॉडी में जो एनर्जी, हमारी बॉडी में जो फूड गया, वी आर यूजिंग दैट एनर्जी इन लॉट ऑफ वर्क। हम बहुत सारे काम करने में उनका यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिल्क मैन है, यू नो मिल्क मैन। सो एक मिल्क मैन है, उसने खाना खाया, ही हैड हिज फूड, ही हैड हिज मील, और उसके बाद उसने मिल्किंग ऑफ काउ, मिल्किंग ऑफ बफलोज, उसकी डेयरी थी एंड मिल्किंग ऑफ काउज एंड बफलोज किया। सी उसने अपना एनर्जी वहां पुट ऑन किया, एक और नया फूड आइटम वहां से आपको प्रोवाइड हुआ, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता जा रहा है। अब सी कि वो मिल्कमैन डिपेंडेंट था उस फूड पे, पर वो फूड भी तो किसी ने प्रोवाइड कराया होगा, एग्रीकल्चर फील्ड से आया होगा, फार्मर्स ने उनको ग्रोन अप किया होगा, क्रॉप प्रोडक्शन किया होगा। तो देखिए सब एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक है ना। लिंक होने से उनके बीच इंटरेक्शन है और उनके बीच फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स का क्या हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स का गिव एंड टेक हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप रेस्पायर कर रहे हैं, यू नीड ऑक्सीजन, यू आर रेस्पायरिंग, यू आर इनटेकिंग द ऑक्सीजन, यू आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सेल कर रहे हैं। तो आपका एक्सेल किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। सो यू कैन सी गिव एंड टेक चल रहा है ना कंटिन्यूसली। तो हमारी लाइफ सस्टेन क्यों है, हमारी लाइफ सस्टेन क्यों है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी मैटर है एनवायरमेंट में, उनके बीच एक लिंक है, दे आर इंटरेक्टिंग, दे आर हैविंग सम लिंक, कोई चीजें ट्रांसफर ऑन हो रही हैं और उससे एक सिस्टम क्रिएट होता है, उससे एक लाइफ सिस्टम क्रिएट होता है। उस लाइफ सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। उस लाइफ सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में लाइफ सस्टेन होने के लिए एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि देयर आर इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो यार उनको क्या हुआ, दे आर द फूड फॉर सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के वो फूड आइटम्स हैं। तो बर्ड्स आर हैविंग इंसेक्ट, दे आर फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को खा रही हैं। बर्ड को फीड ऑन कर गया, एक स्मॉल बर्ड थी, उस स्मॉल बर्ड को फीड ऑन कर गया, या रैट था, रैट उस इंसेक्ट्स को खा रहा है, बर्ड्स और रैट को फीड ऑन कर गया एक स्नेक कर गया, है ना, स्नेक को फीड ऑन कर गई वल्चर या ईगल हाथ लगा किसके, लायन के, है ना। सो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर ऑन हो रही है, मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, हम सब एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड अप है। जैसे फूड साइकिल पढ़े होंगे या फूड चेन पढ़े होंगे, तो वही चीज है। तो उसमें क्या क्रिएट हुआ, एक इकोसिस्टम। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आप अपने घर में रहते हैं, आपको मिल्क चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, आपको लैंड चाहिए रहने के लिए, और साथ ही साथ आप सुबह उठे, यू आर हैविंग टी कहाँ से मिला आपको, आपने मटेरियल परचेज किया शॉप से, है ना, उसके बाद आपके लिए टी आया, मिल्क आया, मिल्क मैन ने दिया था। तो हम सब एक दूसरे के ऊपर क्या है,
डिपेंडेंट है ना, लिंक है और एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सब एक क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम। कैसे? हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स हम पे डिपेंडेंट है, हम नेचर पे डिपेंडेंट है, नेचर हम पर डिपेंडेंट है। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है जिससे लाइफ कंटिन्यूसली सस्टेन हो पा रही है, वो क्या है? जिससे लाइफ सस्टेन हो पा रही है, यही क्या है? यही इकोसिस्टम है। चलिए इसको और यहाँ पे एक मैंने इजी डेफिनेशन में इसको यहाँ पे बताया, लेकिन ये एक डेफिनेशन इसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इट इज अ सिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन of living non-living organism in the environment by their interaction where physical and chemical components as well as energy is getting transferred within the living organisms and non-living organism. ठीक है, this is your ecosystem. Now see, all plants and animals and human beings depends on their immediate surrounding. देखिए जितने भी plants और animals हैं वो या फिर human beings हैं, ये सभी किस पे डिपेंडेंट है? ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये आप कहेंगे मैम आप ये क्या बताती है कि वो सब अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है? तो चलिए आपको पता है यूजुअली टेक स्टोरीज, तो एक स्टोरी और लेते हैं, किसी क्लासरूम का स्टोरी ले लेते हैं, किसी कैंप का स्टोरी ले लेते हैं। चलिए कैंप का, कैंपिंग होती है ना, स्काउट गाइड कैंप, एनसीसी कैंप, बास्केटबॉल कैंप, टूर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो एक कैंप का स्टोरी लेते हैं। कैंप था तो उस कैंप में डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए थे। स्काउट गाइड कैंप लगा हुआ था यार, या तो आप ये समझ लीजिए या फिर कोई, आप लोग दंगल मूवी देखी ना, दंगल मूवी में क्या होता है, अलग अलग पहले जो आप नेशनल खेलने जाते हैं तो नेशनल खेलते वक्त उसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स के चैंपियंस आए हुए होते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई नेशनल गेम का टूर्नामेंट चल रहा था, डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए थे, या नेशनल कैंप लगा हुआ था, डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए थे। सो व्हाट हैपेंड, अचानक से वहां पर बारिश हो जाती है। बारिश होते ही द वेदर गॉट प्लीजेंट, और बहुत अच्छा सा वेदर देख के उसमें एक पर्सन बोलता है, हे आई एम फ्रॉम केरला एंड आई एम रिमेम्बरिंग माई स्टेट। आज बारिश को देख के मुझे मेरा स्टेट याद आ गया, बिकॉज यूजुअली केरला में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ही सेड कि मुझे मेरा स्टेट याद आ गया। सो सिमिलरली हम सब राजस्थान में रह रहे हैं और आपको पता है यहाँ का जो वेदर है इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट एंड लेस रेनफॉल के लिए भी ये जाना जाता है, बिकॉज देयर इज डेजर्ट एरिया ऑल्सो। तो उस कैंप में एक राजस्थानी पर्सन भी था। ही सेड यस यू आर राइट, यू यूज टू सी दीज काइंड ऑफ रेन्स यूजुअली, तुम तो भाई ऐसी रेन्स को अक्सर देखते होगे, बट व्हाट शुड वी से, हम क्या कहें, हमारे यहाँ तो रेनफॉल बहुत कम होता है। और ऐसे करके सभी ने अपने अपने ओपिनियंस देना शुरू कर दिए। तो उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू होता गया। तो फिर वहां से चीजें निकल के आई कि एक डेजर्ट में ही कैमल इतने क्यों मिलते हैं, व्हाई कैमल लिव्स सो मच इन डेजर्ट ओनली, डेजर्ट में इतने कैमल्स क्यों मिलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो फिर ये बात आई, पोलर बियर राजस्थान में क्यों नहीं मिलती, Why you cannot get polar bear in जैसलमेर, पोलर बियर जैसलमेर में क्यों नहीं मिल सकते। तो फिर बात आई कि अरे कैसे जैसलमेर में पोलर बियर कैसे रह सकता है, इट नीड्स कूल क्लाइमेट, यू नो पोलर बियर, यू नो, सो पोलर बियर को कूल क्लाइमेट चाहिए, तो डेजर्ट एरिया में कूल क्लाइमेट कैसे मिलेगा। सो सिमिलरली अगर हम आपसे ये कहें कि आप कैमल को अंटार्कटिका, जहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ जमी हुई होती है, वहां ले जाकर छोड़ दीजिए, क्या कैमल वहां रह पाएगा? नहीं। तो अब आप इसी से समझिए, कैमल इज डिपेंडेंट ऑन इट्स इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ राजस्थान। जिस तरह के सराउंडिंग, जिस तरीके का इकोसिस्टम राजस्थान में है, कैमल उसके लिए सुइटेबल है, सिमिलरली पोलर बियर आपको पता है कूल क्लाइमेटी एरियाज में रहता है, तो उसके लिए वहां का सुइटेबल सराउंडिंग्स है, यानी वो उसका इमीडिएट सराउंडिंग है। यहाँ कैमल का इमीडिएट सराउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं ना, वो भी डिफरेंट होते हैं। यू नो केरला में बहुत ग्रीनरी मिलती है, क्यों मिलती है इतना ग्रीनरी, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन। राजस्थान में इतना ग्रीनरी क्यों नहीं मिलता है, या फिर राजस्थान की जो वेजिटेशन है, यू नो यहाँ के जो प्लांट्स है, कैक्टस, राजस्थान में ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इट नीड्स अ वेरी 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 रेयर वाटर, बहुत कम पानी चाहिए इसको, या चाहिए ही नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन है, किसी भी एरिया में जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ के जो ह्यूमन बींग्स हैं,
वो उसकी इमीडिएट सराउंडिंग कहलाएगी। जैसे हमारी इमीडिएट सराउंडिंग्स ये हो चुकी है, ऐसे किसी और की इमीडिएट सराउंडिंग कुछ और हो जाती है। तभी तो होता है ना कि कोई पर्सन कहीं और पढ़ने जा रहा है, जैसे यू ऑल आर स्टूडेंट्स and after getting your school complete you will definitely go at some place। तो फिर क्या होगा, वहां पर आप देखेंगे, आप जाते हैं, आपको वहां का क्लाइमेट सूट नहीं करता, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ना उसको वो जगह का मौसम नहीं सूट किए है। तो ऐसा क्यों कहते हैं आपके पेरेंट्स? क्योंकि यू हैव बीन यूज टू दिस क्लाइमेट, आप इस क्लाइमेट के यूज टू हो चुके हैं, इस सराउंडिंग्स के यूज टू हो चुके हैं। सो किसी भी जगह पर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, दे गेट डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। वही उनकी क्या कहलाते हैं? इमीडिएट सराउंडिंग्स। उसके बाद बात करते हैं, सो अभी हम ये चीज नोटिस करेंगे, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स फॉर्म्स अ इकोसिस्टम। हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सब मिलके हमारे सराउंडिंग्स के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं ना। हम सब क्या कर रहे हैं? एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो उस रिलेशनशिप को ही, जो हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है, जो हम गिव एंड टेक कर रहे हैं और उससे एक लाइफ सर्वाइव कर पा रहे हैं, देयर इज अ सस्टेनमेंट ऑफ लाइफ, देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ लाइफ, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम होता है, ग्रास लैंड का एक इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का एक इकोसिस्टम होता है, लेक। देखिए फॉर एग्जांपल लेक के एग्जांपल समझा देते हैं आपको जल्दी से क्विक, कि लेक में वाटर बॉडीज होंगे ना, वाटर बॉडीज हैं, लेक, ओशियन, सी, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सारे क्या है? वाटर बॉडीज। तो फिश की लाइफ सस्टेन उस लेक में अगर है तो वो वही जिंदा रहेगी प्रॉपर्ली। आपने नोटिस किया होगा, यूजुअली वी कैरी सम फिशेस इन अवर एक्वेरियम और आफ्टर फ्यू डेज दे विल डाई ऑन, ऐसा हो जाता है, वो मर जाती हैं, दे डाई ऑन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो इकोसिस्टम है वो रिवर, लेक, पॉन्ड के साथ सेटअप हो चुका है। उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए, हम कितना भी उनके लिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उस एक्वेरियम में। वी ट्राई टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इन दैट एक्वेरियम, उसमें हम सब कुछ कोशिश करते हैं, बट they don't live a long life। reason because they are used to of their immediate surrounding। वो किसी एक लेक में रहती थी ना, आपने जंगल बुक में भी देखा होगा, एक सीरियल आता था और एक मूवी भी थी, कि एक जंगल से अगर दूसरे जंगल ले जाया जाए तो वहां पे लाइफ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट सराउंडिंग्स पे क्या हो गए? रिलाई ऑन हो गए, बेस्ड ऑन हो गए। सेम डेजर्ट का एक इकोसिस्टम है, वहाँ कैमल्स रहते हैं, वहाँ कैक्टस है, उनका अपना एक इकोसिस्टम है, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का अपना एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे एग्जांपल है, रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट का अपना एक इकोसिस्टम होता है, आपने जंगल बुक देखा हो तो उनका अपना एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन में समझा देते हैं आपको, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो सराउंडिंग्स है, अब सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग भी आते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग भी आते हैं और नेचुरल भी आते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, ड्यू टू विच देयर इज अ सस्टेनमेंट ऑफ लाइफ, ड्यू टू विच देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ लाइफ। उस रिलेशनशिप से बनने वाले उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।